हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धर्म सिंह है और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब मंच विराट गुरुकुल पर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि ज्योग्राफी के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो हम आपके साथ लेके आएंगे और शेयर करेंगे, वो उसी श्रेणी के अंदर जो है मैं आज एक नई क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। और बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास, आप ध्यान से देखिएगा। आज कुछ टॉपिक हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। जैसे कि आप देखिए, अक्षांश, देशांतर या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये वो प्रश्न है जिन पे कभी कभी न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो आज मैं वही आप सबको सिखाऊंगा। तो 3 एक तरह से क्लासेस होंगी मेरी इस संदर्भ में। पहली क्लास हमारी जो है वो अक्षांश रेखाओं पर होगी। तो बिना समय गंवाए चलते हैं अपनी क्लास के ऊपर। अक्षांश रेखा, देखो स्टूडेंट्स, अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं हैं जो एक इमेजिनरी लाइन है, इनको हम एक तरह से काल्पनिक रेखा बोल सकते हैं। ये काल्पनिक रेखा अगर आप देखेंगे तो पूरी पृथ्वी के ऊपर कुछ इस तरह से खींची गई है, ऐसे खींची गई है। और इन रेखाओं की संख्या 180 डिग्री मानी जाती है। अगर हम यहां 0 डिग्री से 2 हिस्से बांट दें, पृथ्वी के बीच में से काट दें इसको, तो ऊपर का हिस्सा जो है वो नॉर्थ हेमस्फीयर बोले जाएगा या फिर उत्तरी गोलार्ध कहेंगे इसको, और दक्षिण को हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो यहीं पर 23.5 डिग्री पर आपको पता ही है ऊपर की तरफ एक रेखा मिलती है जिसका नाम है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और दक्षिण में भी इसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ पर हम एक रेखा जानते हैं जिसका नाम है मकर रेखा। मकर रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। ये हमारा इक्वेटर है, यानी कि हम इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तो बात ये है कि ये सब लाइंस जो हैं वो इमेजिनरी हैं और चीज़ों की स्थितियों को, यानी स्टेटस को, या फिर हम कह सकते हैं जो वस्तु स्थिति है उसको बताती है ये कि कौन सी वस्तु कहाँ पर है। अगर आप और थोड़ा सा डेप्थ में समझो तो ये जो डायग्राम है आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये देखिए अक्षांश रेखाएं हैं, बिल्कुल सीधी खींची हुई है। और अगर आप देखो 90 डिग्री के कोण पर ये रेखाएं खींची गई है। अब अगर हम इन अक्षांश रेखाओं को एक तरह से ऐसे देख लें, 90 रेखाएं जो 90 डिग्री पर है वो प्लस 90 रेखाएं और जो दूसरी तरफ है, तो टोटल हो गई कितनी ये 180। अब अगर हम इसमें इक्वेटर को जोड़ दें, जिसको हम विषुवत रेखा बोल रहे हैं, इसको हम अगर जोड़ दें यानी 1 और इसमें जोड़े तो ये हो जाती है 181। लेकिन अगर 180 से हम एक रेखा घटा दें जिसको हम इक्वेटर ही कह रहे हैं, तो इसकी संख्या बच्चों हो जाएगी 179। तो एग्जाम में आप अपने तरीके से देखना कि प्रश्न क्या पूछा गया है। अगर पूछता है कि बिना भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के कितनी है, तो आप बताओगे 179। और अगर कहेगा उसको जोड़कर, तो वहां आप बताओगे 181। ध्यान रहेगा आप। अब अगर हम देखें, ये जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को बताती हैं। जैसे कि हम बात करें कि कुछ अक्षांश रेखाएं कुछ देशों के बीच में सीमाएं भी बनाती हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि 70 डिग्री नॉर्थ अक्षांश वो किन देशों के बीच सीमा बताता है, तो 2 देश है हमारे, वियतनाम, इसको हम कहेंगे उत्तरी वियतनाम, और दक्षिण वियतनाम, वर्सेस करके लिख सकते हैं दक्षिण वियतनाम। ध्यान रखना आप, प्रश्न आता है अक्सर एग्जाम में कि अंतरराष्ट्रीय देशों के बीच में कौन कौन सी रेखाएं वो खींची गई हैं। तो
तो ये देशों में डिस्प्यूट या फिर झगड़े को शांत करने के लिए रेखाएं यूएनओ की तरफ से बनाई गई हैं एक तरह से। फिर एक रेखा और है जिसको हम कहते हैं 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। ये खींची गई है भारत और पाक के बीच में, भारत वर्सेस पाकिस्तान। ये रेखा अगर आप मैप पे देखोगे बच्चों तो इस तरह से, अगर मैं थोड़ा सा मैप आपको बताऊं इंडिया का, तो यहां पर ये रेखा खींची गई है। यहां पर एक जगह है जिसका नाम है कच्छ का रण, कच्छ का लिटिल रण बोलते हैं इसको। इस कच्छ के रण में क्या स्थिति है कि ये एक दलदली भूमि के रूप में है, और पाकिस्तान का ये जो इलाका है और ये भारत का जो क्षेत्र है, यहाँ क्या है कि कई बार मछुआरे जो हैं, जब बारिश होती है और पानी अपने उफान पे आ जाता है तो ये भूमि पानी से ढक जाती है, तो कई बार मछुआरे जो हैं वो भारत में एंट्री कर जाते हैं क्योंकि सीमा रेखा स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे में वहाँ के लोगों को यहाँ पकड़ लेती है यहाँ की पुलिस, और यहाँ के लोग वहाँ चले जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 24 डिग्री नॉर्थ ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगली बात अगर हम करें, एक और बहुत ही चिर परिचित रेखा है जिसका नाम है 30 डिग्री नॉर्थ। अब ये 30 डिग्री किसके बीच में है? ये है कोरिया के बीच में। तो इसमें जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये दो देशों के बीच है। उसके बाद एक और बहुत अच्छी लाइन है 49 डिग्री, ये भी नॉर्थ ही है, और ये एक देश है कनाडा, और साथ में है नॉर्थ अमेरिका। ये तो इन दो देशों के बीच में ये रेखा है। तो आप देखते रहिए, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। यहां से आप देखेंगे तो पूरी की पूरी 180 लाइंस खिंची हुई हैं, वो 90 इधर है 90 इधर है, आप ऐसे समझ सकते हो। और ये बात भी ध्यान रखें कि ये लाइंस जो है पूरी तरह से एक दूसरे के समान हैं और पूरी पृथ्वी के ऊपर एक पूरा सर्कल का निर्माण करती है, यानी पूर्ण वृत्त बनाती हैं बच्चों। ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा और आपको क्लियरिटी मिलेगी। देखिए, ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। 66.5 डिग्री पर 66.5 डिग्री के ऊपर हमारा आर्कटिक वृत्त है। उसके बाद 66.5 साउथ में अगर हम देखेंगे तो ये अंटार्कटिक है बच्चों, ध्यान रखो, आर्कटिक और अंटार्कटिक। उसके बाद जो 0 डिग्री है ये हमारा भूमध्य रेखा है या इक्वेटर है। 23.5 पर नॉर्थ में कर्क और 23.5 साउथ में मकर रेखा है। कुछ प्रश्न आते हैं बच्चों, जैसे कि आप देखोगे कि प्रश्न आता है कि 0 डिग्री पर, या इसको हम कह सकते हैं इक्वेटर, या हम इसको कह सकते हैं भूमध्य रेखा, इस पर रेखा पर स्थित देश बताओ कौन कौन से हैं स्थित देश। ऐसा प्रश्न बहुत आता है कि इनमें से कौन सी कंट्री भूमध्य रेखा पर नहीं है, कौन सी कंट्री मकर पर नहीं है या कर्क पर नहीं है। तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक्स है आपके पास। एक ट्रिक्स है। ये ट्रिक क्या है, जैसे कि हम लिख सकते हैं सीबीआई से जीके। क्यों? अपने फार्मूले में सेट करने के लिए के की जगह हमने यहां पर सी रख दिया है ताकि हमारा फार्मूले में हमारे जो देश है वो आ जाए। तो C4 यहां पर बच्चों आप देखो कोलंबिया है, कोलंबिया। B4 है ब्राजील। I4 है इक्वेडोर, इक्वेडोर नॉर्थ अमेरिका का एक देश है। S4 है सोमालिया। E4 है इसको हम इंडोनेशिया लिख सकते हैं, इंडोनेशिया। और G4 है गेबान, ऐसा है एक देश है, अफ्रीकन कंट्री है ये। K4 है यहां पर केनिया, अफ्रीकन है ये भी देश। C4 है कांगो, ये भी अफ्रीकन कंट्री है। और U4 है युगांडा। और
हम देख सकते हैं कि मालदीव भी लगभग उसी के आसपास है, और सिंगापुर, यहां अगर दो देश और जोड़ने पड़े, मालदीव और सिंगापुर, ये कंट्री भी एक तरह से 0 डिग्री पर है। पर आप ध्यान रखें कि इसी सूत्र से या इसी ट्रिक से ये सारा का सारा आपका क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो आप ये समझ लें कि 0 डिग्री पर स्थित देश का जो ट्रिक्स है वो CBI से GK क्यों में ही आपका हो जाएगा। तो आप समझे एक बात। नेक्स्ट अगर हम स्लाइड पे जाएं अपनी, तो हम देखेंगे कि यही अक्षांश रेखाएं जो मौसम है, क्या चीज, मौसम यानी कि हमारी ऋतुएं या फिर ठंडी और गर्मी, ये बताती हैं कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी स्थिति है। अगर हम देखेंगे 23.5 डिग्री जो कि एक कर्क रेखा है और ये जो कि एक मकर रेखा है, इन दोनों के बीच में उच्च तापमान रहता है बच्चों। तो ये स्थिति जो उष्णकटिबंध और विषुवत वृत्त के पास है, ये गर्मी वाला क्षेत्र है। और आप याद रखें कि जो चक्रवात होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात खासकर, वो इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे आप, सबके सब जो चक्रवात हैं वो यहीं पर आते हैं। अगर हम बात करें शीतोष्ण, ये तो उष्ण वाले हैं यानी गर्मी वाले क्षेत्रों के हैं। लेकिन अगर हम कहें शीतोष्ण चक्रवात, तो यहां पर देखो लिखा है शीतोष्ण 66.5 यानी 23.5 से 66.5 के बीच में किस तरह के चक्रवात हैं, यहां पर मिलेंगे आपको शीतोष्ण। ध्यान रखें आप, शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब क्या होता है, यानी जहां पर समान रूप से गर्मी और ठंडी मिलती हो। ये शीतोष्ण चक्रवात जो है, उत्तर की तरफ से एक पवन आती है जिसका नाम है ध्रुवीय पवने, ध्रुवीय पवने, और इधर से जा रही हैं आपकी पछुआ पवने, पछुआ। तो जब ये मिलती हैं आपस में ठंडी गर्म पवने, तो एक फ्रंट्स का निर्माण करती हैं। फ्रंट्स का मतलब होता है वाताग्र। दो पवनों के मिलने से जो क्षेत्र बनता है या जो चक्रवात बनता है उसको हम वाताग्र कहते हैं। तो ये जो वाताग्र है ये बन जाते हैं किससे, ध्रुवीय और पछुआ पवनों के मिलने से। और हम ये बताएंगे कि 23.5 से 66.5 के बीच शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं जो मौसम को बहुत ज्यादा ठंडा बना देते हैं अधिकांश। और दुनिया के सबसे खतरनाक चक्रवात जो है वो 23 डिग्री तक होते हैं, जो कि गर्मी वाले क्षेत्रों में आते हैं और समुद्र के ऊपर ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। शीतोष्ण चक्रवात को समुद्र के ऊपर अगर हम देखते हैं कि ये जनरेट हो रहे हैं, सपोज करो समुद्र के ऊपर, अगर आप देखो थोड़ा सा इस तरह से डायग्राम के थ्रू थोड़ा, जब ये जनरेट हो रहे हैं बच्चों, तो ऐसे में समुद्र का जो टेम्परेचर है सतह का वो 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और आजकल आप देख रहे होंगे कि भारत के ये जो बे ऑफ बंगाल है यानी बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी जो है यानी अरब महासागर, अरब सागर, इन दोनों में चक्रवात सबसे ज्यादा आते हैं यहाँ पर, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन अब कामोबेश अगर हम देखें तो कुछ चक्रवात जो हैं यहाँ पर भी आने लगे हैं। जैसे कि विगत वर्षों पे हमने एक चक्रवात था विपरजॉय, आपको पता होगा विपरजॉय। विपरजॉय लगभग बोला जाता है कि ये 3 दिन तक एक्टिव रहा और 50 लाख करोड़ रुपए का एक तरह से इसने आर्थिक क्षति कर दी थी देश की। और अगर हम देखें कि राजस्थान, उत्तराखंड तक, पंजाब, यूपी के कुछ हिस्से तक इस चक्रवात ने भारी वर्षा की थी और एक तरह से बहुत जान माल के नुकसान भी हुआ है। तो चक्रवातों के बड़े भयंकर परिणाम होते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर में जब हम आगे जाएंगे चक्रवात पे तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये अक्षांश रेखाओं को आप अच्छे से समझो, ये वस्तु स्थिति को बताती है। एक बात ये है, अगर हम अपनी पुरानी स्लाइड्स पे एक बार के लिए जाएं फिर से, यहां हम ये चीज देखेंगे कि ये जो हमारे अक्षांश रेखाएं हैं, इन अक्षांश रेखाओं पर वास्तव में इन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या है।
दो अक्षांश रेखाएं हैं, उनके बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर होती है। और यानी अगर हमें किसी वस्तु को ढूंढना है तो हम बता सकते हैं कि ये इतने डिग्री अक्षांश पे, मान लीजिए 10 डिग्री अक्षांश पे हमें ढूंढनी है, तो हम लोकेट कर सकते हैं कि ये 10 डिग्री इस देश के अंदर स्थिति होगी। और साथ में दूसरी बात मैंने बताई है, या तो हम स्थिति चेक करते हैं अक्षांशों से, और या हम चेक करते हैं यानी सिचुएशन क्या है उसकी, या हम दूसरी चीज चेक करते हैं इसका मौसम, यानी मौसम, या हम कह सकते हैं इसको जलवायु। हम देखते हैं कि किस अक्षांश पर किस तरह की जलवायु क्रिएट हो रही है। तो ठीक है एस्पिरेंट्स, ये आज की क्लास रही है हमारी, और नेक्स्ट क्लास में मैं मिलूंगा एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और अपना ध्यान रखिएगा और अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू।